आज की इस वीडियो में हम करेंगे 12th क्लास मैथमेटिक्स। हम करेंगे 12th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 10.4 का हमारा पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, तो ये सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में आज हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे। 5 सवाल हमने करा दिए थे, तो आज हम स्टार्ट करते हैं छठे सवाल से और छठे सवाल से आगे के सवाल कराएंगे, यानी कि सारे कंप्लीट कराएंगे। राइट, छठा सवाल देखिए। छठा सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, ये देखिएगा। छठा सवाल है आपका, देखो दिया हुआ क्वेश्चन में दे रखा है आपको सिंपल तरीके से कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 और ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। तो आपसे पूछा है कि ए वेक्टर और वह बी वेक्टर के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकालोगे। यानी कि आपको ये दे रखा है ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये चीज दे रखी है, तो आपसे ये पूछा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में अपना निष्कर्ष बताओ कि आप क्या निष्कर्ष निकालोगे। सिंपल तरीके से देखो जरा, जब ये आपको ये चीज दे रखी है, ये दोनों दे रखी है, यानी कि ए डॉट बी दे रखी है बराबर 0, एक इधर दे रखा है ए क्रॉस बी बराबर 0। तो सपोज दैट, देखो इसका मतलब क्या है, जब ये दोनों ये 0 के बराबर हैं तो मतलब ये दे रखा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं। यदि डॉट प्रोडक्ट 0 रहती है तो एक दूसरे के लंबवत कहलाते हैं। यदि क्रॉस प्रोडक्ट 0 के होती है तो इसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या है, समांतर हैं। तो जरा सोचो कि दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं, अर्थात इनके बीच में कोण कितना है, 90 अंश है। क्या उन्हीं दो वेक्टरों के बीच में कोण 0 अंश हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। तो मतलब क्या है कि इनमें से हमको ये पता चल रही है कि जब ये बराबर 0 है तो इनमें से कोई ना कोई एक वेक्टर तो जरूर 0 होगा। यदि यहां से इस कंडीशन से लें तो हो सकता है कि a नॉट इज इक्वल टू 0, ए वेक्टर 0 ना होगा तो b वेक्टर डेफिनेटली 0 होगा। या कंडीशन ये हो सकती है कि b वेक्टर आपका 0 है तो डेफिनेटली आपका, यानी बी वेक्टर नॉट इज इक्वल टू 0 तो डेफिनेटली ए बराबर 0 होगा। तो मतलब ये आप लिखा सकते हो कि ए वेक्टर बराबर 0 होगा या बी वेक्टर बराबर 0 होगा ही। ओके, तो इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, इससे ही हो गया काम खत्म, हमने निष्कर्ष निकाल लिया। ओके चलिए, तो बस यही निष्कर्ष है, इसका यही उत्तर है। राइट, चलिए बस ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, ये केवल बताना होता, मुँह जुबानी है। ठीक है, तो चलिए, अब चाहो तो इतना लिख दीजिए आप। 7वां प्रश्न थोड़ा बड़ा है और 7वां ही बड़ा है इस एक्सरसाइज का, काफ़ी बड़ा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा सवाल में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा वही चीज़ है जो अब तक आपने की है, बस उसी को थोड़ा सा ठीक ढंग से करना है। चलिए 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, 7वें प्रश्न को भी देख लेते हैं। 7वां प्रश्न ये कह रहा है आपका कि इसमें दे रखा है ए बी सी, यानी कि ए वेक्टर बराबर दे रखा है आपका a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। ऐसे ही बी वेक्टर बराबर दे रखा है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ऐसे ही सी वेक्टर बराबर दे रखा है c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप, ये दे रखे हैं। तो आपको ये चीज प्रूव करनी है, तो प्रूव दैट, दर्शाओ कि प्रूव दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए क्रॉस सी वेक्टर। ये चीज प्रूव करनी है आपको। लो सिंपल तरीके से बात ये है, मैं थोड़ी सी इंक डाल लूँ, इंक डाल लेता हूँ, 1 मिनट। चलिए भाई,
इंक डाल ली है हमने। चलिए पहले ले लेते हैं हम LHS। LHS ले लेते हैं। LHS में क्या कह रहा है ये देखिएगा। LHS में आपको दिखाना है, पहले तो आपको पहले B प्लस C निकाल लो। पहले B वेक्टर प्लस C वेक्टर, तो B वेक्टर की वैल्यू कितनी है, B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप प्लस, राइट। ये B1 की वैल्यू और B की वैल्यू, ये C की वैल्यू कितनी है, C1 I कैप प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप। इन दोनों को जोड़ देंगे, B प्लस C वेक्टर बराबर क्या बन जाएगा, B1 प्लस C1 I कैप बाहर ले लेंगे। देखो I और I दोनों में कॉमन है, यहाँ से J कॉमन है तो आप ले लोगे B2 C2 J कैप प्लस B3 प्लस C3 और ये हो जाएगा आपका K कैप, राइट। ये है आपका बस सिंपल तरीके का। अब आपको यहां से क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है। लो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेगी, LHS यानी कि आपका दे रखा है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, ये बराबर। तो ये कैसे निकलता है आपका, इस तरीके से I कैप J कैप और K कैप इस तरीके से लिखते हैं। A वेक्टर के गुणांक कहाँ है, ये रहे कि A1 और A2, A1 A2 A3। अब इसके आ जाओ B प्लस C वेक्टर के गुणांक, यानी कि ये B1 C1 B2 प्लस C2 B3 प्लस C3, ये है। अब वही काम करना है जैसे पहले किए थे आपने, डायरेक्टली में करूँगा। बहुत आपने कर लिया है I कैप। I कैप का मतलब क्या है देखिएगा। चलो मैं एक लाइन लिख ही दे रहा हूँ यार, आप वरना फिर मुझे पता नहीं क्यों अंदर से फील आता है कि आप देखिए I वाला लिया तो I वाले को दाब लेंगे। ये चीज़ जो बच रही है, क्या बच रही है, A2 ए के नीचे B2 प्लस C2 और यहाँ पे बच रही है A3 B3 प्लस C3। ये बीच वाला हमेशा माइनस लिया जाता है J कैप। अब ये वाली लाइन दाब लोगे आप तो क्या चीज़ दिखेगी, A1 B1 प्लस C1 और ये दिखाई देगी, यानी ये दाब लेंगे तो A3 और B3 प्लस C3। ठीक है, समझ में आ गई बात। मैथ के स्टूडेंट आप इतना तो जानते ही हो, प्लस K कैप। जब K कैप वाली निकालेंगे तो इस वाली को दाब लेंगे तो ये चीज़ क्या दिखाई, A1 बट्टे B1 C1, A1 यानी कि B1 प्लस C1 और ये क्या बचाएगा A2 यानी कि B2 प्लस C2, ये चीज़। अब देखिएगा इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो A2 और किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, B3 प्लस C3 माइनस A3 और ये है आपका B2 प्लस C2, ये माइनस J कैप है। ठीक है, माइनस J कैप इस तरीके से लेंगे J कैप को, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे A1 B3 प्लस C3 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे A3 और B1 प्लस C1। ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं इसको K कैप को, इसकी मल्टीप्लाई A1 B2 प्लस C2 माइनस A2 और ये लिख देंगे B1 प्लस C1, ये चीज़ है। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, ये I कैप है। ठीक है, I कैप है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे आप देखिएगा। I कैप को चलो मैं पीछे लिख दूंगा, ये चीज़ यहाँ से A2 B3 प्लस A2 C3 और इसकी मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे A3 B2 और A3 B2। चलो इसका माइनस वाले को बाहर ही रखिए, इसके अंदर मल्टीप्लाई, केवल इसकी अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, चाहो तो आप इसकी कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसकी कर दीजिए माइनस A3 B2 माइनस A3 C2, ये I कैप। ये I मैंने बाहर लिख दिया, ये माइनस का है, इसकी मल्टीप्लाई करिए A1 B3, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे A1 C3, राइट। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का A3 B1 माइनस का A3 C1। ठीक है, ये हो जाएगा J कैप प्लस इसकी मल्टीप्लाई कीजिए A1 B2 प्लस A1 C2 माइनस
A2B1 माइनस A2C1 और K कैप। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। अब देखिएगा, बस इतना ही लिख दीजिए इसको। ये आपका LHS आ गया। अब आपका इतना ही RHS आना चाहिए तो बात ठीक है, अदरवाइज हमें तो ये प्रूव करना है इतना ही आएगा। तो इसको याद रखना, देखिए A2B3 A2C3, ठीक है, A3B2 और A3C3, ये चीज़ याद रख लेना। आपको यही चीज़ आनी है, आपकी चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यही चीज़ आ जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका फिर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं दिखा दूंगा आपको, ये चीज़ याद रख लेना आप। ठीक है, चलिए तो आपका ये हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं RHS करूँगा, इसका कर लीजिए। देखिएगा भाई, RHS में दो बोर्ड के दो भाग कर दे रहा हूं ताकि हमारा जल्दी हो जाए। RHS में हमारा दो चीज़ चाहिए थी, एक ये चीज़ चाहिए थी, यानी कि ये चीज़। तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? I कैप, J कैप, K कैप। ठीक है भाई, हमें ये AB और AC चाहिए। चलिए, A का गुणांक वही है A1 A2 A3, और B है तो B1 B2 B3, ये रहे I का गुणांक, J का गुणांक, K का गुणांक। ठीक है, चलिए तो इसकी मल्टीप्लाई। अब देखिए मैं डायरेक्ट करूँगा, अब यहाँ से बहुत देर होगी, आप इतना तो समझते ही हो। ठीक है, देखो कैसे, ये दाब लिया तो मतलब इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, यानी A2 B3 और माइनस A3 B2 माइनस का J कैप। जब इसको दाब लेंगे तो इसको दाब लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि A1 B3 और इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस B1 A3 प्लस K कैप। ये दाब लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें A1 B2, इसको दाब रखिए, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस B1 A2, ये चीज़। इसको अब इस तरीके से लिख देंगे हम कि भैया A2, चलो इतना ही रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है इसको। सिंपल तरीके से और ज़्यादा सॉल्व करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। चाहो तो इसको थोड़ा सा और अच्छा सा लिख दीजिए कि A2 B3 माइनस A3 B2 I कैप माइनस A1 B3 B1 A3 J कैप प्लस A1 B2 माइनस B1 A2, और ये कितना हो जाएगा K कैप। अब इसी तरीके से आपको लेना है क्या, A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, वही चीज़ I कैप J कैप K कैप कीजिए। I की गुणांक A वाला है तो A1 A2 A3 C1 C2 C3। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले I लेंगे तो I वाली इसकी मल्टीप्लाई A2 C3 ये, ठीक है, A2 C3 माइनस C2 A3 माइनस J कैप लेंगे, J को दाबेंगे तो A3 A1 C3 माइनस C1 A3 ये चीज़ दिखाई दे रही है, देख लेता हूँ मैं एक बार। चलिए दिखाई दे रहा है ये तो, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर प्लस, यहाँ का वाला लिख दे रहा हूँ प्लस K कैप, K के बाद में K वाला दाबेंगे A1 C2 और C1 A2 माइनस C1 A2, ये चीज़। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा आपका, ये चीज़ लिख दीजिए A2 C3 माइनस C2 A3 I कैप प्लस, प्लस नहीं यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस और A1 C3 माइनस C1 A3 J कैप प्लस और A1 C2 माइनस A1 A2 C1 A2 K कैप, इस तरीके से ये आया। अब RHS लो, RHS क्या कह रहा है कि RHS कह रहा है आपका कि A क्रॉस B वेक्टर प्लस A क्रॉस C वेक्टर, ये चीज़ आनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू ये है,
और इसकी वैल्यू ये है, इन दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने पर देखो जरा क्या आएगा, ध्यान से समझो जरा। देखो इसमें i का गुणांक ये है और इसमें i का गुणांक ये है, दोनों में से मैं डायरेक्ट कॉमन ले रहा हूं। देखिए कहाँ है i का गुणांक, इसमें ये है i का गुणांक, i का गुणांक ये है, इसमें i का गुणांक ये है। दोनों में से मैं कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे क्या चीज दिखाई देगी, ये चीज दिखाई देगी। पहले तो इस वाले का लिख ले रहे हैं a2b3 माइनस a3b2, ठीक है। इसके साथ में हमें प्लस करना है ये वाला, तो a2c3 माइनस c2a3 और i कैप, ये माइनस का है, इस तरीके से माइनस का आ जाएगा। ओके चलिए अब ऐसे ही माइनस का लिख देंगे, माइनस का जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे देखिएगा ये भी माइनस माइनस का है, तो माइनस माइनस ऐसे मत करना। देखिए -4 और -4 जोड़ेंगे तो -8 रहेगा, माइनस का ही माइनस का रहेगा, अंदर ये जुड़ जाएंगे। अंदर जुड़ने का मतलब क्या है कि ये चीज़ अंदर की अंदर रहेगी, a1c3 माइनस c1a3 और इसके साथ में ये चीज़ जुड़ जाएगी आपका a1c3 और माइनस c1a3, यहाँ पे लिख देंगे हम j कैप, ठीक है। फिर प्लस, अब k वाले की आ जाओ, k वाले की वैल्यू कितनी है, ये रही। इस वाले की देखो, इस वाले की k1, अरे ये हमने पहले ये वाला लिख दिया था क्या, चलो वो तो बात एक ही है, इस वाले को लिख दो पहले या इस वाले को लिख दो, ठीक है। क्या कर दिया हमने, गड़बड़ कर दिया, एक सेकंड, सही तरीके से ही लिखना है हमें। सबसे पहले हम लिखेंगे ये रहा, ये वाला, तो क्या है a1b3 माइनस b1a3 और इसके साथ में इसको जोड़ना है यानी इस वाले को, तो क्या है a1c3 माइनस c1a3, ये चीज़ अब ब्रैकेट बंद की। अब के कैप की बारी आ जाएगी, के कैप का ये हिसाब है, ये रहा a1b2 माइनस b1a2 प्लस, अब इसको जोड़ देंगे a1c2 माइनस c1a2 और ये हो जाएगा के कैप। अब डायरेक्टली देखा जाए तो यही चीज आपकी LHS के बराबर है, पुरानी वाली इक्वेशन देख लेना, यही चीज है, वो बराबर का हो गया प्रूव्ड। कैसे देखिएगा, उसमें लिख रहा था a1a2b3 और लिख रहा था a2c3 माइनस ये लिख रहा था a3b3, ये इस तरीके से लिख रहा था माइनस वाला, तो उसमें b2a3 लिख रहा था। तो घबराने की कोई बात नहीं है, यदि देखोगे तो यही चीज़ लिख रही है उसमें, आई के गुणांक में पूरी बात चेक कर लेना, ठीक है। तो यही चीज़ आपका हो गया प्रूव्ड। अब चलते हैं 8वें सवाल पर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें सवाल में करने में कुछ नहीं है, बस लंबा सवाल दे दिया बिना बात के। ओके चलो, आठवां सवाल इसी टाइप का है। ये कह रहा है कि ए वेक्टर बराबर 0 अथवा बी वेक्टर बराबर 0, तब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 है। तो क्या विलोम सत्य है, क्या विलोम सत्य है? उत्तर की पुष्टि कीजिए उदाहरण सहित, उत्तर की पुष्टि करो। बहुत ही प्यारा सवाल है, देखिएगा। हमेशा याद रखना, आपको ये पता है कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, सिंपल सी बात है। और यदि लिख रहा है ए वेक्टर क्रॉस लिख रहा है 3a वेक्टर, तो मतलब ये कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट को तो बाहर ले लो, तो ए क्रॉस ए वेक्टर मतलब क्या है
अभी भी ये 0 आ जाएगा, गुणा 0, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है तो इसकी गुणा करेंगे तो भी 0 आ जाएगा। ये चीज़ समझते हो आप। अब यहाँ पे ये कह रहा है यदि या तो ए वेक्टर बराबर 0 अथवा या आपका बी वेक्टर बराबर 0 है तो ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 आएगा, ये चीज आती है। तो क्या आपको इसमें क्या इसका विलोम सत्य है? विलोम सत्य का मतलब ये है आपको ये चीज प्रूव करनी है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, ए वेक्टर नॉट इज इक्वल टू 0 कॉमा बी वेक्टर नॉट इज इक्वल टू 0। मतलब ना तो ए वेक्टर प्रॉपर 0 होना चाहिए ना ही बी वेक्टर प्रॉपर 0 होना चाहिए, लेकिन इनका क्रॉस प्रोडक्ट आपका कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ऐसा एक उदाहरण लेकर आपको दिखाना है। कोई भी देखो, दुनिया के सारे उदाहरण बहुत हैं इसके, तो सिंपल सा देखिएगा। जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूं सिंपल तरीके से, सपोज दैट कि मैंने ए वेक्टर बराबर ले लिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, नॉर्मली रैंडमली ले लिया। अब ऐसा ही मैंने एक बी वेक्टर ले लिया, इसमें 2 की गुणा कर देना, 2 दूनी 4i कैप प्लस 2 तिया 6j कैप प्लस, और यहाँ पे मैं ये क्या नाम है, ये 8k कैप, ये चीज़ ठीक है। ये वेक्टर इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, 0 आएगी, देख लो नहीं तो करके। अब देखो कैसे आपको सिंपल तरीके से दिखाई दे रहा है कि भैया बी वेक्टर को हम किस तरीके से लिख लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इस तरीके से आ गया ये चीज़। और ये चीज़ देखो बराबर है ना, बराबर है। इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आना ही आना है, आना ही नहीं आना 0, तो वही चीज़। तो इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया आपका, देखो ध्यान से कि भाई हमने ले लिया ए बराबर, हम कोई भी चीज़ ले लीजिए आप, मैं मान के चल रहा हूँ माना कि ए वेक्टर बराबर मैंने ले लिया आपका कोई भी क्या A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, ठीक है। और बी वेक्टर बराबर मैं ले लेता हूं, इसमें कोई भी एक संख्या की मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 4 5 6 कितने भी, तो मैं क्या ले लिया, कोई भी एक n की मल्टीप्लाई कर दी इसमें, A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप। मतलब क्या, मतलब ये है कि बी वेक्टर बराबर मैंने ले लिया n A1 i कैप प्लस n A2 j कैप प्लस n A3 k कैप। जैसे मैंने अभी मल्टीप्लाई की थी जैसे 2 की, तो n बराबर 2 कुछ भी ले लीजिए। अब जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या आएगा, 0 आएगा। देखो कैसे आएगा 0, आपको दिखाई देगा, देखो कैसे आपको नॉर्मली दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो है बी वेक्टर का मतलब। आप ऐसा समझो, इसको मत लिखो, इस लाइन को पहले ऐसे लिखो, डायरेक्टली ऐसे लिखोगे, फिर इसमें से n कॉमन ले लो, n i कैप A2 j कैप प्लस A3 k कैप, और अब बी वेक्टर बराबर n a वेक्टर। देख लो ए वेक्टर की वैल्यू है ना ये, तो इसकी जगह मैंने ए लिख दिया। और अब हमें तो ये दिखाना है कि ए क्रॉस बी 0, तो ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर, आप देखिएगा भाई ये भी आपका नॉट इज इक्वल टू 0, ये भी नॉट इज इक्वल टू 0। हमें तो यही तो कंडीशन दिखानी है कि ए का मान भी प्रॉपर 0 ना हो, बी का मान भी प्रॉपर 0 ना हो, पर उनके क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। देखिए 0 आ जाएगा। ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, ए वेक्टर की वैल्यू, हम ए वेक्टर ही रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटू बी वेक्टर की वैल्यू कितनी ले रखी है हमने, एन ए वेक्टर ले रखी है। चलिए एन को मैं बाहर निकाल दूंगा तो ए क्रॉस ए वेक्टर, और कोई दो एक जैसे वेक्टर होते हैं उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, और 0 का मान 0 हो गया। लो प्रूफ। ठीक है, नहीं तो देखो आपको करके देख लेना आप, ए वेक्टर बराबर कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि मैंने क्या लिया था, आई कैप प्लस जे कैप 2j कैप ले लीजिए, 2j कैप प्लस 3k कैप। अब बी वेक्टर में कितने की भी मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 n बराबर आपकी इच्छा, जितने की चाहो उतने की, 4 5 6 7 8 कोई भी ले लीजिए आप। मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, जैसे 3i कैप प्लस 3 दूनी 6j कैप प्लस 3 तिया 9k कैप। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लो, 0 ही आएगा। 0 कैसे आएगा, आप पे मल्टीप्लाई करनी तो आती है, ठीक है। ऐसे आई कैप में दिखा दे रहा हूँ आपको, जे कैप और के कैप। मतलब आई का मतलब 1 2 3
और 3 6 9 ये है। अब देखना जरा आई को दाबेंगे, 9 दूनी 18 है और 6 तिया 18 -18, ये माइनस जे कैप रखेंगे, इसको दाबेंगे, 9 1 9 -3 तिया 9 ये चीज़, प्लस के कैप रखेंगे, इसको दाबेंगे, 6 1 6 -3 दूनी 6, देख लो 18 में 18 रह गया 0, 9 में से 9 गया 0, 6 में 6 गया 0। आप यहाँ पे कोई भी संख्या रख दीजिए आपका, चलो अभी 3 बार रखा था मैंने, 3 की मल्टीप्लाई करी थी, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जैसे मान ली 5 की मल्टीप्लाई कर दो, 5 आई कैप प्लस 5 दूनी 10 जे कैप प्लस 5 तिया 15 के कैप। अब यहाँ पे रख दोगे वही चीज़ के 5 10 और यहाँ पे 15, देख लो, नहीं तो इसको करेंगे, 15 दूनी 30 -10 तिया 30, 15 1 15 -15, 10 1 10 1 10, 5 दूनी 10, वही चीज़ आ जाएगी, मतलब बराबर ही आनी है, मतलब कोई भी तो अपने आप 0 आ जाएगा ना, आ जाएगा कोई भी ना। तो देखो ये प्रॉपर तरीके से 0, ये 0 दिखाई दे रहा है, इसका देखो वो करेंगे परिमाण निकालेंगे इस वेक्टर का, तो वो भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि इसका परिमाण आएगा 1 1 1 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया 9, इसका परिमाण निकालोगे तो 25 25 प्लस 10 दाएं के 100, इस तरीके से आएगा। समझ में आई बात, नहीं आई? तो मतलब दोनों के परिमाण 0 नहीं है, लेकिन इनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। तो यही तो प्रूफ दिखाना था कि यदि यहां पे तो कह रहा है कि a बराबर 0 और b बराबर 0 हो तो इनकी 0 आ रही है, लेकिन अब क्या इसका विलोम सत्य है? विलोम का मतलब ना तो a बराबर 0 हो ना b बराबर 0 हो, लेकिन फिर भी उनकी गुणा करने पर 0 आए, हो सकता है ऐसा पॉसिबल है। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं अगले सवाल को। 8 हो गया। 8 के बाद में 2 सवाल और बचते हैं, सिंपल सिंपल से उनको कर लीजिए। चलिए 8वां हो गया। 9वां सवाल देखिए। 9वां सवाल आपका कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसमें ए दे रखा है आपका 1 2 3 और बी दे रखा है आपका 2 3 5 और सी दे रखा है आपका 1 5 5। अब आ जाते हैं अपने 9वें सवाल पर। 9वें में दे रखा है एक त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं आपको ए बी सी, तो इनका क्या चाहिए आपको? क्षेत्रफल चाहिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल की यदि मैं बात करूं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला रहता है डायरेक्टली त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 मॉड में ए बी इंटू ए सी, ये होता है ए बी वैक्टर इंटू ए सी वैक्टर। तो ये चीज चाहिए आपको। सिंपल तरीके से ए बी वैक्टर कैसे निकलेगा? बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर। और ए सी वैक्टर कैसे निकलेगा? सी वैक्टर माइनस ए वैक्टर। ये चीज इस तरीके से निकलता है। और एक और खास बात कि ये जो आपका या तो ए वैक्टर मान लीजिए ये, या जब ये त्रिभुज होता है तो इसमें क्या चीज होती है? त्रिभुज का मतलब ये है कि ये आपको त्रिभुज के शीर्ष दे रखे, तो मतलब ये क्या स्थिति सदिश होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? सबसे पहले ओ ए वैक्टर निकाल लो। तो ओ ए वैक्टर का मतलब क्या है? ओ ए वैक्टर, ए वैक्टर बोल दो या ओ ए वैक्टर। तो 1 का मतलब 1 आई कैप प्लस 2 का मतलब 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये चीज आ गई। ऐसे ही आप इसका निकालिएगा ओ बी वैक्टर, कितना हो जाएगा? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। ऐसे ही ओ सी वैक्टर निकाल लीजिए, आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप, ये ओके। चलो अब हमको क्या चाहिए? हमको तो चाहिए ए बी वैक्टर। देखिएगा ए बी वैक्टर कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से। अब डायरेक्टली ए बी का मतलब क्या है कि ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। चलिए ओ बी का मतलब ये और ए वेक्टर, 2 में से डायरेक्टली घटा दे रहा हूं मैं। 2 आई कैप में से 1 आई कैप गया तो 1 आई कैप बचेगा। 3 में से 2 जाएंगे तो 1 जे कैप बचेगा, तो डायरेक्ट में जे कैप लिख दे रहा हूं। 5 में से 2 गए तो और कितने बचेंगे? 5 में से 3 गए तो 2 के कैप, आई कैप जे कैप और 2 के कैप।
ये आ गया ए बी वेक्टर। इसी तरीके से आपको क्या निकालना है, ए सी वेक्टर निकालना है, क्योंकि ए सी वेक्टर चाहिए। तो ए सी का मतलब क्या है, ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बात ओ का तो ऐसे ही लगा दिया स्थिति सदिश के लिए, कहीं ना कहीं से तो मापी जाएगी ना दूरी, इसलिए वरना आप लिख देते ए बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसको ए वेक्टर मान लो, इसको बी वेक्टर, घटाना वही है, करना वही है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। ओ सी, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो आई में से आई गया तो 0, 5 में से 2 गए तो कितना आएंगे, 5 में से 2 जाएंगे 3 जे कैप, और 5 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2 के कैप। इसमें से 3 जाएंगे तो ये 5 में से 2 जाएंगे, ये आई में से आएगा 0, राइट। ये चीज अब हमें तो चाहिए क्या, ए बी क्रॉस ए सी चाहिए, फिर इनका हम मॉड निकाल लेंगे। तो चलिएगा वही काम करेंगे, आई कैप जे कैप और के कैप। किस तरीके से निकालते हैं हम, ये देखिए कि भाई यहाँ पे आई का गुणांक यानी कि 1 1 2, इसका 0 3 2, कहाँ से लिया, आई का गुणांक 1, जे का गुणांक 1 और के का गुणांक 2, आई का गुणांक 0, जे का गुणांक 3 और के का गुणांक 2। ओके, चलिएगा तो यहाँ से लिखना प्रारंभ कर दे रहा हूँ मैं, ए बी इंटू ए सी। किस तरीके से, आई का मतलब इसको दाबेंगे 2 एकन 2 माइनस 3 दूनी 6, इस तरीके से, माइनस जे कैप, इसको दाबेंगे 2 एकन 2 माइनस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस के कैप, के को दाबेंगे 3 एकन 3 माइनस ये 0 हो जाएगी, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 0, तो क्या आ जाएगा ए बी इंटू ए सी वेक्टर बराबर 2 में से 4 जाएंगे तो माइनस के 4 आई कैप, और ये देखिए 2 बचेंगे, 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो माइनस के 2 जे कैप, और वो बचेंगे प्लस के 3 के कैप, प्लस के 3 के कैप हो गया, राइट। चलिए हमें तो मॉड चाहिए इनका, तो ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर का मॉड, यानी कि इनका परिमाण कैसे निकलता है, ऐसे -4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा देखना जरा, ये आ जाएगा आपका 4 चक 16 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया 9, तो कितना आ जाएगा आपका, ये चीज आ जाएगी आपकी 16 और 9 25 4 29, तो ये अब ये चीज़ यहाँ पे रख दोगे तो 1/2 गुणा ये चीज़ वैल्यू कितनी आ जाएगी 29, तो कितना आ जाएगा 29/2, अंडर रूट 29/2, इतना क्या आ जाएगा वर्ग इकाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत ही प्यारा सवाल है, आप कर लीजिएगा इसको, ठीक है, इस तरीके से। अब 10वां सवाल भी इसी टाइप का है, जल्दी से इसका कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो दसवां, एक सेकंड अभी, चलिए भाई 10वां सवाल कह रहा है, 10वां सवाल है आपका कि दो संलग्न भुजा दे रखी हैं, ए वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, और आपका बी वेक्टर बराबर दे रखा है आपका 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस के कैप। ये संलग्न भुजाएं हैं, लग्न भुजाएं,
ठीक है, भुजाओं के सदिश दे रखे हैं, कोई बात नहीं है। तो जब भी कभी संलग्न भुजाओं के सदिश दे रखे हैं तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज है ना, हाँ समांतर चतुर्भुज, तो समांतर क्षेत्रफल, तो ये ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मॉड निकाल देते हैं। और ए बी वेक्टर क्या है, दो संलग्न भुजाओं के सदिश होते हैं, राइट। तो ये चीज, चलो तो हम पहले हम निकाल ले रहे हैं ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर निकाल ले रहे हैं। कैसे निकलेगा, आई कैप जे कैप और के कैप। चलिए कीजिए, इसको करेंगे। आई का गुणांक 1, ये -1 और ये 3, यहाँ पर कितना 2 -7 और 1। चलिए तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले आई को कॉमन, आई को ले लेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, -1 7 या 21 प्लस के 21 हो जाएंगे। क्यों 7 या 21 यानी माइनस के 21 आएंगे, एक माइनस होता है फॉर्मूले में। बीच वाला हमेशा जे हमेशा माइनस में लेते हैं, इसको दाबेंगे 1 एकन 1 -2 तिया 6। अब प्लस का के कैप, इसको दाबेंगे तो 7 एकन 7 माइनस का 7 -2 एकन 2 माइनस का 2 हो जाएगा, मतलब प्लस का। देखिए यहाँ के बाद में देखिए 21 में से माइनस का 1 जाएगा तो कितने बचेंगे, प्लस के 20 आई कैप और 6 देखिएगा माइनस का है ये, माइनस के 5 माइनस क्या होगा, प्लस के 5 जे कैप और माइनस के बचेंगे माइनस के 5, क्योंकि माइनस के 7 और प्लस के 2 यानी माइनस के 5 के कैप। ये चीज़ आ गई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। लेकिन हमको तो वहाँ पे परिमाण चाहिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या चाहिए, परिमाण। मोड चाहिए, मोड कैसे निकाल दो आपको पता ही है, 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो √450 आ जाएगा। 450 को करना चाहो तो आप किस तरीके से कर दोगे, 9 पंजे 45, तो 9 गुणा आप इसको लिख सकते हो। देखो कुल मिला के बात ये है 450 है, तो हम इसको 9 से काट देंगे, 9 पंजे 45 0, और इसको काट देंगे 25 दूनी 50। तो ओवरऑल बात ये है, हम इसको 9 गुणा 25 गुणा 2 लिख सकते हैं। 9 का वर्गमूल 3 और इसका वर्गमूल 5, तो 2, तो मतलब कितना आ जाएगा, इसका मतलब ये है 15√2 आ जाएगा। तो मतलब क्या है, ये आ जाएगा √450। √450 को बोलते हैं 15√2 वर्ग इकाई। ये उत्तर और ये भी उत्तर, जो चाहो वो लिख सकते हो आप, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब इसकी विविध प्रश्नावली, विविध को बाद में कराएंगे। पहले कराएंगे हम 11.1 एक्सरसाइज, 11.1 कराएंगे, फिर 11.2 मतलब आपका ये है कि ये वाला जो सदिश एवं त्रिविम ज्यामिति है वो खत्म कर देंगे। अब ज्यामिति वाले चलेंगे, जिसमें से आपका बड़ा प्रश्न आता है, एक लॉन्ग प्रश्न आएगा, वो भी आपको 5 या 8 नंबर में, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और एक और ख़ास बात, कल की वीडियो पे आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं था, इसी वजह से मैंने कल रात रिवीजन मेरे को कराना था मैथ का, वो नहीं कराया था। तो इसलिए इस वीडियो को कम से कम शाम तक, मैं ये नहीं कह रहा कि शाम तक एटलीस्ट 1000 या 1500 व्यू आ जाने चाहिए और 500 लाइक्स, बस इतना ही है। बस इतना ही हमारे लिए एक पर्याप्त है। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कुछ अच्छी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।